वी आर वर्किंग ऑन एसएचएम। एसएचएम में हमने डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर लिया, एसएचएम में हमने वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर लिया। आफ्टर दिस हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्टडी कर ली, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी कर ली, यहाँ तक स्टडी कर लिया। देन हमने एक्सेलरेशन की स्टडी करी। तो जो हमने देखा था फास्ट ट्रैक में उसी को पहले से, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। इसमें किसी को डाउट? इसमें एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट मीन्स उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि स्पीड सेम है। ठीक है, इसके लिए हमने अलग अलग पोजीशन के लिए कैलकुलेट किया था। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन करता है तो उसका परपेंडिकुलर फुट एसएचएम करता है। तो अगर कोई पार्टिकल यहां होगा तो परपेंडिकुलर फुट मीन पर होगा। एग्री? ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाता है, तो पार्टिकल की पोजीशन यहां है। क्वेश्चन आता है कि आपने कहां से कैलकुलेशन स्टार्ट किया। जहां से आपने इसका मेजरमेंट स्टार्ट किया उसका नाम होगा t0। वहां टाइम की वैल्यू कितनी होगी? t0। t0 से यहां आते तक जो टाइम लग गया उसमें क्या हो जाएगा? t। ये जो टाइम इंटरवल है इट इज t। t0 से t तक का जो टाइम इंटरवल है इट इज t। इसमें जो पार्टिकल आया इसने कितना मूव किया, अगर आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आप यहां पे एंगल खींचते हैं, यहां थीटा लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कंफर्म? ये कहां से आया? ये कहां से आया? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। अभी मैं कोई बॉडी लीनियर जा रही है, समझाया था मैंने। मान लीजिए एक ट्रेन यहां से गई, मैं ट्रेन को यहां देख रहा था, अब मैं ट्रेन को यहां देख रहा हूं, तो ट्रेन कितनी चली मेरा ये थीटा बताएगा कि नहीं बताएगा? राइट, ये रिलेशन है। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर जो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, चूंकि ये वाला देखो पार्टिकल के जब गौर से करें इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर मुड़ रहा, मतलब कोई फोर्स जो अंदर लग रहा था, जो फोर्स अंदर लग रहा था इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स अंदर लग रहा था इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंटर की तरफ। तो यहां भी एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। कल समझाया था मैंने आपको यह चीज। तो ये रहा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द। इस एक्सेलरेशन के लिए कोई आपके पास मेजरमेंट है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई रिलेशनशिप है? यस, क्या था? तो इसके दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, हाँ या ना? कैसे लोगे बताओ? इस इतना मैं समझा चुका हूं, कल कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन हॉरिजॉन्टल। पहले इसके लिए बताइए क्या लिख दूं? v स्क्वायर अपॉन a कॉस थीटा लिखो या ओमेगा टी लिखो, एक ही बात है। और इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? साइन ओमेगा टी। जो एसएचएम हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, तो आप किस कंपोनेंट को लेके चलेंगे? एसएचएम के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला साइन वाला, क्योंकि इसके पैरेलल है। परपेंडिकुलर वाले का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा उस पर। क्लियर हो रहा? इसलिए आपने कौन सा कंपोनेंट लिया? वी स्क्वायर अपॉन ए साइन ओमेगा टी। इसी को लेके चले थे। तो हमने क्या लिखा था बताएं? यहां पर ध्यान रखना, जो हमने एफ लिया है इट इज एक्सेलरेशन। हाँ, इट इज एक्सेलरेशन। इसके पहले आपने इसको ए से डिनोट किया है पहले, यहां आप एफ से कर रहे हैं, तो कैरेक्टर्स को ध्यान रखिएगा किस यूनिट में क्या लिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे ए एम्पलीट्यूड के लिए लिया जा चुका है, इस यूनिट में ए फॉर एम्पलीट्यूड है, राइट? इसीलिए जो एक्सेलरेशन है किससे दिखा रहे? एफ से दिखा रहे। कितना है बोलो? वी स्क्वायर अपॉन ए साइन ओमेगा टी। लेकिन हमें पता है कि इसमें जो फोर्स है
एक्सेलरेशन, ठीक है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करता है, इसलिए डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव दिखा रहा है कि अपोजिट काम करता है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड, ये बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। लेकिन जैसे कि सपोज सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लो, स्प्रिंग है, ये मीन पर है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, उधर है, ये बता रहा है नेगेटिव सिंबल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके आगे कैसे सॉल्व किया था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा पता था, पर यहां पे v इक्वल्स टू ए ओमेगा है, क्योंकि यहां पे रेडियस और एम्पलीट्यूड तो एक ही है। तो क्या कर लेंगे, माइनस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू रख दूं, हाँ ए से वो कैंसिल भी हो सकता है। ओमेगा टी की वैल्यू कहां से निकालोगे, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, सबको याद है, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए इंटू कितना हो जाएगा, वाई बाय ए। ये दोनों ए मिलके इसको काट देंगे, तो ये हो गया एफ इक्वल्स टू माइनस, यही डराइव किया था ना कल। क्या ओमेगा कांस्टेंट है, सोच के बोलो, क्या ओमेगा कांस्टेंट है बेटा। इसका जो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हो ना आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस केस में ओमेगा क्या होगा, जब कांस्टेंट होगा तो ये देखो क्या निकल रहा है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। यही तो मैं आपको भी समझा रहा था। वाई क्या था, एफ क्या है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एफ की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे जैसे मैं स्प्रिंग को खींचूंगा, अगर वो मीन में रहे, मीन से मैं बाहर खींचूं स्प्रिंग को, तो जैसे जैसे खींचूंगा मैं, जितना खींचूंगा मुझे फोर्स ज्यादा लगेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और खींच वो उधर रहा है, तो मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये कॉन्सेप्चुअल, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये इतनी कहानी हम ऑलरेडी सुन चुके थे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखता है, क्या दिख रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन इज नेगेटिव, ये एसएचएम की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब आप लिख सकते हो इसको कि दिस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एसएचएम। अगर ये नहीं होगा तो एसएचएम नहीं हो सकता। एसएचएम के होने के लिए ये होना बहुत जरूरी है, राइट। तो दिस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम। एक बार इसके पहले बताया था फोर्स रिलेटेड, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और एक्सेलरेशन भी हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो एसएचएम में जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, कहीं पूछ रहे थे ये वाला मोशन या ये वाला फोर्स या ये वाला एक्सेलरेशन एसएचएम है या नहीं है, इससे चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब आपने जो ये निकाला कॉन्सेप्चुअली, इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स लिए थे, कोई मैथ्स वाला होता है इसको और फास्ट निकाल लेता, ठीक है। इस चीज को, इस डेराइवेशन को आप विद द हेल्प ऑफ मैथ्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए फिजिक्स में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी डेराइवेशन को एक और तरीके से दिखा रहे हैं, यूजिंग डिफरेंशिएशन। वैसे मुझे बताओ भाई, आप जो पढ़ते हो ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया, तो समझाओ मुझे कुछ कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं और इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्या बताता है? फाइनली डिफरेंशिएशन हमें कहता क्या है? पढ़ लिया डिफरेंशिएशन, क्या करते हो उसमें? d/dt, या ये लिखना ही डिफरेंशिएशन है कि कुछ और भी मतलब इसका? कॉन्सेप्ट में क्या है आपकी? कोई भी बस फॉर्मूला लिख लिए, याद कर लिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन मतलब
वैल्यूज छोटे से छोटी होती जाएगी, बड़े से बड़ी होती जाएगी। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, वैल्यूज छोटे से छोटे अप टूवर्ड्स स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है, टूवर्ड्स मैक्सिमम की तरफ बढ़ता है। इस प्रोसेस को आप साइंटिफिकली कैसे करें, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यहां पे अगर इसी इक्वेशन को यदि आप उससे निकालें, डिफरेंशिएशन की हेल्प से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से चलते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, v इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एसएचएम, क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस, बेटा फॉर्मूला अलग से नोट कर लो, ये तो याद, प्राइमरी फॉर्मूला हर यूनिट के अलग से लिखने बोला है ना, किसी भी क्लास में किसी को याद नहीं है। कॉस ओमेगा टी, इसकी जगह थीटा भी लिख सकते हो। ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, किसके लिए, एसएचएम के लिए। जो डेराइवेशन होगा बीच में भी होगा एक फॉर्मूला, सबसे नीचे वाला ही नहीं होता, बीच बीच में भी जो रिलेशंस आते हैं फॉर्मूले का काम आते हैं। वो लास्ट फाइनल था, ऊपर स्टेप्स में देखे तो ये भी मिलेगा आपको, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, एक्सेलरेशन यानी क्या होता है मुझे बताओ, वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसको मैं dv बाय dt लिख सकता हूं, किया जा सकता है, या v की वैल्यू पुट कर दूं, कितनी हो जाएगी बोलो, d ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन dt। क्या a एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आती है, a ओमेगा d अपॉन dt कॉस ओमेगा टी। तो a ओमेगा d बाई डी टी कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। इसके बाद ओमेगा टी का करोगे, ओमेगा कांस्टेंट है, टी की वैल्यू 1, मतलब ओमेगा बाहर आ जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कितना होगा ओमेगा। टी का रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस सामने लिख देता हूं साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता है, वाई बाय ए लिख दें, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वाई बाय ए से क्या बचा देखो, एफ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, वही आ गया, वही रिलेशन आया। पिछली बार एक कॉन्सेप्चुअल था, इसका भी नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स है। अगर प्लेन इसको कर लोगे, ये उनके लिए जिनको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए, पहले इसको पढ़ना चाहिए फिर इसको देखना चाहिए, ये शॉर्टकट है, इससे आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली जो अपन 11th में पढ़ते हैं एजुकेशन में, इसको लिया जाता है कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, लेकिन जब कंपटीशन की आप कोचिंग अटेंड करते हैं तब ये वाले पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों पैटर्न्स का इंपॉर्टेंस है। ये एकदम आपने प्रैक्टिकली रख करके पूरा एग्जांपल से समझाता कि कैसे हुआ, तो इसको आपने कैसे कर लिया, मैथ्स के फॉर्मूले से। ठीक है, ये चीज आपके पास होगी, ये नोट्स में नहीं होगी। सेकंड वाला जो डेरिवेशन है, इसे नोट करने का एक हेडिंग डाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ऑफ एसएचएम। ये हमें पता है, जो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है
dv अपॉन dt। एक नया रिलेशन अपन देख रहे हैं, न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। f इक्वल्स टू d अपॉन dt। जो v है ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है इसको इसके लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या लिख दूं? इसको मैं लिख सकता हूं d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो यहां पे डिफरेंशिएशन कितने बार हो गया? 2 बार, पहला ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इसलिए इसको बोला था सेकंड ऑर्डर। क्लियर हो रहा है यहां तक? अच्छा, f की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसमें। f कितना निकाला था अभी? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही है? x क्या है मुझे बताएं? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। t क्या है? ओमेगा क्या है? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। ठीक है, परपेंडिकुलर फुट का डिस्प्लेसमेंट है। या इस टर्म को अपन इधर ला दे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को याद रखिएगा, काम आएगा आगे चलो। कहां पे? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कंप्लीट। क्वेश्चन को समझे? f इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां पे y डिस्प्लेसमेंट है। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट कहां से नापा जाता है? मीन पोजीशन से। क्या इसमें y की जगह a रख सकता हूं कभी भी किसी सिचुएशन में? कब? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। उस केस में क्या हो जाएगा? f मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। तो एफ मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? माइनस, क्योंकि उस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी? ए होगी। तो फिर मीन पे कितना होगा? एफ मीन कितना होगा? वाई कितना हो जाएगा? 0। मतलब टर्म क्या हो जाएगी? 0। ये दो चीजें याद रखना अलग से। अब इसके बाद अपन इसकी ग्राफ स्टडी करते हैं। क्या आप एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं? एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सीलरेशन इन टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ मैंने क्लास में आपको जब एसएचएम पढ़ा रहा था ना, ओवरव्यू दिया हुआ था और लिखवाया भी था। उस समय आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो मैंने आपको उस ग्राफ को वैल्यूज से समझाया था। एकदम प्राइमरी क्लासेस जब स्टार्ट की थी, एसएचएम का पहला दूसरा लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था, तब मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो याद नहीं रहने दो, उम्र का तकाजा जाए, भूल गए होंगे। बेटा हमने फॉर्मूला अभी क्या निकाला था? F इक्वल्स टू क्या था? माइनस मैथ्स में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? होता है, पढ़ा है कभी ऐसा? y इक्वल्स टू mx प्लस सी।
फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन किस क्लास में पढ़ा था? अभी पढ़े। यहां पे सी क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी दुनिया के हो कि मंगल ग्रह से आए हो? ये होता है इंटरसेक्ट पॉइंट, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो वाला पॉइंट। ठीक है। एम किसको बताता है? एम एक्स प्लस से लिखा था ना, एम स्लोप को बताता है कि स्लोप क्या है। याद आ रहा? मैथ्स में पढ़ाया होगा सर ने आपको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ कर्व, सब पढ़ा होगा। पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप पढ़ा था। तो इस केस में अगर हम इससे कंपेयर करें, इसको यहां रखूं मैं, तो देखो जरा क्या हो रहा है। एफ इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 0 लिख सकता हूं इसको ऐसा। ठीक है। अब यहां पर ये y ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि y एक्सिस में एसएचएम हो रहा है। अगर x एक्सिस में एसएचएम हो रहा होता तो क्या लिखता मैं यहां? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मीन से y पे हो रहा था क्योंकि आपने वर्टिकली दिखाया था। यदि हॉरिजॉन्टली दिखा रहे होते, अरे भाई एसएचएम दोनों प्रकार से हो सकता है। आप पूरे एग्जांपल में ऐसा लेके चल रहे हो, ये ऐसा भी तो हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? x में आएगा ना। कंपैरिजन करना आसान होगा इसलिए ऐसा लिख दिया। इस केस में मुझे बताओ c के वैल्यू कितनी आई? जब c के वैल्यू 0 आई, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये ओरिजिन से जाएगा। किससे जाएगा? ओ से जाएगा। ये बात पक्की कि यहां से जाने वाला है ग्राफ, देख के पता चल रहा है। अब बात करते हैं इसकी। ये जो स्लोप है, m की जगह क्या आएगा बताओ मुझे? m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर है, माइनस का साइन है साथ में। मतलब जो स्लोप है, क्या ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है? ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। मैथ्स हमारी ऐसे हेल्प करता है कि हम मैथ्स केवल, जिसको अच्छा नॉलेज है, केवल फॉर्मूला देख के डायग्राम दिमाग में आ जाता है। मतलब समझे कि अगर आप एक्सट्रीम तक इस पर एक्सपर्टाइज हो गई, आपने इक्वेशन देखा, कैलकुलेट किया, आंख बंद की और आपके सामने ग्राफ बन गया। कंपटीशन तब निकलती है। इस फास्ट लेवल पे आपको यहां तक जाना पड़ता है। केवल आपने इक्वेशन को देख करके रिलेट किया और चीजें को कर लिया। ठीक है। रामानुज जो मैथमेटिशियन थे, जिनका सबसे बड़ा नाम है, वो टैक्सी का नंबर देखते थे ना, उनको एक स्टोरी बना लेते थे कि इन नंबर्स के उसमें क्या रिलेशन होगा। जिसको करने के लिए 500-600 स्टेप लगती थी, वो 2-3 सेकंड में देख के बता देते थे ऐसा होगा। उनकी जरा बायोग्राफी पढ़ के देखिएगा रामानुज की, जो इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन है। ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि स्लोप नेगेटिव होगा। अगर इससे समझ में नहीं आया, मान लो अगर आपका मैथ्स, देखो दो तरीके हैं आपको मेरा समझने के, या तो कॉन्सेप्ट से डाटा को लो या तो मैथमेटिकली लो। कॉन्सेप्ट से तो लेना ही पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी तो मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स से हेल्प लोगे तो फास्ट करोगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से लोगे पर ट्रेडिशनली थोड़ा स्लो चलोगे। इतना अंतर है। अगर मैं इस चीज को ऐसे ना देखूं, मैंने बता दिया आपको नेगेटिव स्लोप होगा, अगर इसको ऐसा ना देख करके आप प्रैक्टिकली अप्रोच से देखिए, आप कॉन्सेप्ट से देखो कैसे बनेगा। एक पेंडुलम है, हमें पता है कि यदि पॉजिटिव साइड में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्लियर है ना? डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है? जब इधर हो रहा है एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहां पे इसको x कर दूं और ये y कर दूं, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट दिखाऊं और इस साइड में एक्सेलरेशन दिखाऊं, क्लियर हो रहा? इस केस में जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, समझना अच्छे से, एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू, एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू मतलब ये नेगेटिव साइड है, डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है इसकी, मतलब इधर जाएगा ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है बट इन नेगेटिव साइड। बात समझ में आई? इसी प्रकार से जब इधर आएगा पेंडुलम, जब इस साइड आएगा तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा।
पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, एक्सेलरेशन की कौन सी वैल्यू बढ़ेगी? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या ग्राफ ओरिजिन से जाता है? क्योंकि जीरो पे आता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को तो अपन यहां ऐसे लिखा हुआ है, इसी रिलेशन को मैथ से आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं, इसी रिलेशन को आप कॉन्सेप्ट से ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, हर तरीके से आपको करते आना चाहिए कि असल में ट्विस्ट करता है। तो जो स्टूडेंट्स को रिलेट कर लेते हैं, मतलब अगर आप केवल अपने नॉलेज को लेके चलते हैं, इसके बाद आपने जो मैथ्स में सीखा उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते फिजिक्स में, तो फिर आप किताबी नॉलेज तो अच्छा लेते हैं, कंपटीशन में दिक्कत होती है। जब आप डिफरेंट टाइप के नॉलेज को को रिलेट करके अपने लिए यूज करना सीख जाते हैं, तो आपकी स्पीड आने लगती है, आप में एफिशिएंसी आ जाती है। बस इतना सा फर्क है। इसके लिए कुछ नहीं लगता, इसके लगता है टाइम। आप टाइम दीजिए सब्जेक्ट को, सारे लेक्चर अटेंड करिए। इस बार तो इतना अच्छा है कि सारे लेक्चर आप डबल सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हैं। क्लास में कोई लाइन छूट गई तो घर पे देख सकते हैं। सारे नोट्स बनाएं, सारी एक्सरसाइज करें, और सारे सब्जेक्ट का बहुत सारा मैटर डल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो 5 घंटा 6 घंटा तो डेली स्टडी से कम, आप सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, स्कूल टाइम को छोड़ के वो करना पड़ेगा। तो 2 साल यदि आपने मेहनत कर ली तो डिसाइडिंग ईयर्स होंगे। ये चीज़ क्लियर हो रही सबको? ये ग्राफ किसके बीच में था? हेडिंग डालो, ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये ड्रॉ कर सकते हैं। इस साइड में अपन एक्स दिखा रहे हैं, ये आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या दिखा रहा था? एफ। इसको आप एफ भी लिख सकते हैं, स्मॉल एफ। ये डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स। ये रहा ग्राफ। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह में बस ऐसे पूछ लिया जाता है, ग्राफ किसका है? 4 ऑप्शन आएंगे, टिक करते बनना चाहिए। ग्राफ के लिए आपका मैथ्स का नॉलेज बहुत अच्छा चाहिए। आपने पढ़ा होगा शायद, 2 एक्सेस होती है, एक्स एंड वाई। जब स्लोप ऐसा बनता है तो tan थीटा के वैल्यू, थीटा के वैल्यू लेस देन 90 होती है, तो ये ग्राफ पॉजिटिव ग्राफ होता है। लेकिन यही अगर इधर बन जाए तो ये थीटा के वैल्यू ग्रेटर देन 90 होती है, इस केस में नेगेटिव ग्राफ बनता है। पढ़ा था? वही तो हो रहा है यहां पे। तो ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बाद अगली हेडिंग होगी ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। अच्छा ध्यान रखना, बार बार पेंडुलम से रिलेट जरूर करते हैं। आपको आने वाली क्लासेस में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने पेंडुलम के लिए अलग से डेरिवेशन अब क्यों करा दिया। पेंडुलम समझने के लिए कर रहे हैं। क्या एक्चुअल में पेंडुलम एसएचएम है? नहीं है, इसमें कर्व बनता है, स्ट्रेट नहीं जाता। हमने समझने के लिए उसका यूज किया है, पर पेंडुलम 100% एसएचएम नहीं है। समझ में जल्दी आता है इसलिए अपन उसको यूज कर लेते हैं। नाउ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। फिर से 2 एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जैसा अपन करें क्या दिखाते थे? टाइम। याद है सभी को? ये वाले ग्राफ बना चुके हैं, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड वेलोसिटी, नाउ टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ आपको ऑलरेडी आता है। इस साइड में मैं एफ की वैल्यू रख रहा हूं, एफ फॉर दिस इज टी। इस केस में इसके अपन सबसे पहले देखते हैं, यहां पे यदि टी है, टी 0 से लेके टी तक, तो मिड में कितना होगा? यहां कितना होगा? सर याद हो गया कहना अब तो। यहां कितना होगा? ठीक है, ये ग्राफ तो आई थिंक अब इतनी बार रिपीट हो रहा है कि अच्छे से याद हो गया होगा। अब अगर कंडीशन के बारे में सोचे प्रैक्टिकली, या तो फॉर्मूले से करो या तो प्रैक्टिकली करो। मुझे लगता है आपको जल्दी इसमें समझ में आता है। ये पेंडुलम लिया, अब क्वेश्चन आता है कि टी आप कहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं?
आप मीन से भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम से भी कर सकते हैं। तो पहले अपन ले रहे हैं मीन के लिए। यदि डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन से। तो मीन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0 या मैक्सिमम? मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होगा? यहां एफ की वैल्यू कितनी होगी? 0। यहां पे एफ क्या होगा? यहां एफ क्या होगा? एक्सट्रीम पर मैक्सिमम ना, मिनिमम 0 से क्या नीचे होगा? ठीक है। हाँ, लेकिन डायरेक्शन यहां क्या होगा? इधर है बेटा नेगेटिव, इधर क्या होगा? ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव है। पॉजिटिव के साइड है मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और यहां क्या होगा? डायरेक्शन इधर है। आई बात समझ में? तो चलो मीन से स्टार्ट करते हैं। पेंडुलम यहां से स्टार्ट किया और ये इधर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिवली बढ़ रहेगी कि निगेटिवली? नेगेटिवली बढ़ेगी। अगर इसका उल्टा कर दे तो पॉजिटिवली बढ़ेगी। लेकिन अपन पेंडुलम का ऐसे चलाते हैं। इस केस में जब मैं यहां से इसको लेके जा रहा हूं तो पहले टाइम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां टी कितना था? टी इक्वल्स टू 0। यहां टी कितना हो गया? t/4। यहां वापस कितना हुआ? t/2। यहां कितना हुआ? 3t/4। और यहां वापस कितना हो गया? t। अब जो यहां है वो यहां है, प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट जब t 0 था डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। हालांकि डिस्प्लेसमेंट नहीं, अब अपने को एक्सेलरेशन करना है। अगर t 0 था एक्सेलरेशन कितना था? 0। पहला पॉइंट यहां मिला। t/4 पर कितना हो गया? मैक्सिमम। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव साइड। मैक्सिमम की कोई ना कोई लिमिट होगी। इसकी लिमिट क्या होगी पहले तो बताओ। चलो फॉर इक्वेशन आपके पास है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की लिमिट कितनी होगी? अभी तो निकाला था। एफ इक्वल्स टू क्या था? याद है फॉर्मूला? तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? ये बेटा पॉजिटिव साइड है, ओमेगा स्क्वायर ए, और इधर कितनी होगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इसका मतलब यहां पे कितना होगा जिसको आपने लिखा था? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए। इसका मतलब यहां पहुंच जाएगा। t/2 पर कितना है? 0। मतलब यहां पहुंच जाएगा। 3t/4 पे कितना है? पॉजिटिव है। और t पर कितना है अगेन? 0। जब ग्राफ के डॉट्स को मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन से ना मिलाएं, पहले बताएं कर्व से मिलाएं। कैसा कर्व? ऐसा जिगजैग कर्व कि स्मूथ कर्व? स्मूथ कर्व। graph between acceleration and time for SHM starts with mean position। ठीक है, mean position से स्टार्ट हुआ है। तो ये ग्राफ तो मैंने बना दिया, एक्सट्रीम वाला आप बना के बताएंगे भैया। इसको नोट कर लें, फिर एक्सट्रीम के लिए आप बना के बताएं। हाँ, अभी घर पे तो कुछ करते ही नहीं, मुझे पता है अच्छे से। इस बार हमें स्टार्ट करना था यहां से। t इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है। मतलब t 0 पर लेकिन निगेटिव। पहला पॉइंट यहां आएगा ना, समझा इसको आपने? t जब 0 है एक्सेलरेशन माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए है, ये ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू यहां आएगी। पहला पॉइंट यहां मिलेगा, पहला मिल गया तो बाकी तो ऐसे बन जाता है।
अब इसके बाद t/4 पे कितना होगा 0, t/4 पे 0। आफ्टर दिस t/2 पर ओमेगा स्क्वायर ए पॉजिटिव, t/2 पर ओमेगा स्क्वायर ए पॉजिटिव, ये वाला मिला। 3t/4 पे 0 और t पर वापस नेगेटिव में माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये करना था, मतलब अब आप जोड़ें इसको। कितनों ने ऐसा किया था? 1 2 3 ओनली, बस ठीक है। हाँ, हाथ तो कहीं ऊपर करेंगे। हाँ, गुड। चलिए ड्रॉ कर लें। मुझे लगा कि सही करोगे, इसमें मिस्टेक करोगे उम्मीद नहीं थी मुझे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी दोपहर में करेंगे। थैंक यू।